तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए क्या आ गए हैं, हम बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर का पेपर, जो कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे अगले बार भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस से आप लोग को अपलोड कराया गया था, जिसपे बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिला था। और लोगों का कमेंट भी आता था कि सर प्रीवियस ईयर पेपर लेके आइए, बहुत दिक्कत होता था यहाँ वहाँ से उन लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर लाने में। तो मैसेज काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता था और काफ़ी ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि आप पेपर अपलोड कर दीजिए, पेपर अपलोड कर दीजिए। तो हम अगली बार तो 2024 का पेपर लेके आए थे, तो इस बार सोचे कि 2025 का भी लेके आ जाएं। कुछ कुछ तो पेपर हमारा 2023 का भी मिल गया था, तो उसको भी अपलोड कर दिए। तो ये पेपर 2025 का है और हम सोच रहे हैं कि इसको पूरा अच्छे से आप लोग एक बार पेपर देने से पहले जाइएगा, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ के बताइएगा कि इस पेपर को हल करने से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहाँ से एक भी डाउट ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोगों का क्लियर नहीं कराया जाएगा। सब कुछ डाउट आप लोग का क्लियर करा दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार होगा और अच्छा भी लगेगा, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग इतना प्यार दिए फर्स्ट वीडियो पे, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर पे, कि हमको ये दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो चलिए हम चलते हैं अब सीधे, जैसे कि आपको पेपर के बारे में बता देते हैं। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और ये 2025 का पेपर है। और देखिए, ये सब्जेक्ट का नाम हम लोग देख लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। अब वही कोड की हम लोग बात करते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी का, हर जगह का कोड अलग अलग होता है। ठीक है, तो कोड से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कोड मत देखिएगा आप लोग। ठीक है, और कोड आप लोग अपने यूनिवर्सिटी का अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सबका अलग होता है। आप लोग को बता ही देते हैं कि ये 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का देखने को आप लोगों को मिलता है। पेपर के हम लोग पैटर्न की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को 3 टाइप के, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी में आप लोगों को पेपर देखने को मिलता है। सेक्शन ए, एक मिनट, ये थोड़ा वीडियो रुक जाइए। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी में आप लोगों को पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। वही हम लोग बात करते हैं, जैसे सेक्शन ए की हम लोग बात करते हैं, तो सेक्शन ए में आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन रहता है और 2 नंबर का पेपर आप लोग को नंबर देखने को मिलता है। वहीं आप लोग देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, हम लोग बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आप लोगों को भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है और 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का देखने को मिलता है। वहीं हम लोग सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं, तो सेक्शन सी की हम लोग चलते हैं। तो सेक्शन सी में देख ले, आप लोग को 3 क्वेश्चन दिया रहता है और 2 क्वेश्चन करना होता है और इसमें आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों का 50 नंबर का टोटल पेपर हो जाता है। तो हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन, पहला का ए, जिसे दिया है दोस्तों, सोल क्रॉप क्या होते हैं। तो सोल क्रॉप का मतलब होता है एकल फसल। क्या दोस्तों, एकल फसल, ही फसल के एक ही फसल को एक समय में एक ही भूमि पर उगाना ही एकल फसल, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सोल क्रॉपिंग कहलाता है। एकल फसल के तहत किसान अक्सर गेहूं या चावल की खेती ही करते हैं, मतलब एक फील्ड पे एक समय में एक सीजन में एक ही फसल को उगाना ही सोल क्रॉप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए, इसमें आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग ज्यादा मत लिखिएगा, जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है बस उतना ही आप लोग लिखिएगा और पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों का फर्टिगेशन। अब बात करते हैं फर्टिगेशन क्या होता है। तो फर्टिगेशन जैसे सिंचाई की प्रणाली के माध्यम है। ठीक है,
उर्वरक का आवेदन जिससे फसल के सटीक और कुशलता से पोषक तत्व प्रदान हो सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिगेशन कहते हैं। जिस फर्टिगेशन के पोषक तत्वों के अवशोषण जो होते हैं वो सुधार करते हैं, ठीक है, और बर्बादी को कम किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फर्टिगेशन कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पोल्ट्री मेन्योर क्या आता है। देखिए पोल्ट्री मेन्योर का हम लोग सीधे सीधे आसान भाषा में हम लोग कहें कि पोल्ट्री फार्म आप लोग देखे होंगे, तो पोल्ट्री फार्म में जो खाद हम लोगों को मिलता है, क्या मिलता है, जो खाद मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं पोल्ट्री मेन्योर कहते हैं। यानी कि पोल्ट्री फार्म से जो हम लोगों को खाद प्रदान होता है, जैसे कि जो मुर्गियां होती हैं, ठीक है, उनके मतलब मल मूत्र से जो भी पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं मेन्योर में, उसी को हम लोग कहते हैं मुर्गी खाद। उसके बाद आता है दोस्तों नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग जान जाइए। अगर नर्स क्रॉप होते क्या है, नर्स क्रॉप की हम लोग बात करते हैं तो जैसे कह सकते हैं ना, तेजी से बढ़ने वाली फसल, ठीक है, जो मुख्य फसल के साथ लगाई जाती है, जो संरक्षण प्रदान करती है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है और खरपतवार को नियंत्रित करती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई मरीज हॉस्पिटल में रहता है तो उसके साथ एक नर्स लगी मतलब रहती है जब, ठीक है, उसी तरह जैसे फसलों में होता है। तो जब कोई हम लोग फसल लगाते हैं तो उसके साथ एक क्रॉप लगा दिया जाता है, ठीक है, कि उसके साथ नर्स की तरह काम करते हैं, मतलब उसके सॉइल हेल्थ मतलब उसके हेल्थ को अच्छी तरह से सुधार करे, खरपतवार को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं नर्स क्रॉप कहते हैं। वही हम लोग 4R की हम लोग बात करते हैं कि 4R क्या होता है। 4R की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो 4R यानी कि चार, जिसे हम इसमें लिखा है लेकिन 4R इसमें गलती से लिख दिया है, इसमें होना चाहिए 4R। तो 4R का मतलब होता है, पहला होता है रिड्यूज, दूसरा क्या होता है रीयूज, तीसरा क्या होता है रिसाइकिल, और चौथा क्या होता है रिकवर। जैसे किसी भी क्रॉप हो, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे मतलब आप लोग मैन्योर देखते हो उसका चार चरण में क्रिया होती है। जैसे कि पहले रिड्यूज होता है, उससे क्या क्या निकलते हैं, क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फिर उसका रीयूज कैसे किया जाता है, मतलब उसका दोबारा उपयोग हम कैसे करते हैं, फिर रिसाइकिल होता है, मतलब रिसाइकिल का मतलब होता है कि उसका उपयोग कैसे कैसे सर्किल चलता है और उससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ठीक है, उससे हम लोगों को पूरा मतलब एक सर्किल की तरह चलता है। मतलब आप खाद डाल रहे हैं तो खाद का कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ एक सर्किल की तरह घूमता रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिसाइकिल। मतलब जो उसमें खाद हम लोग दिए हैं, जो उर्वरा शक्ति हम लोग को हुआ है, ठीक है, अच्छी हुई है उर्वरा शक्ति सॉइल की, तो उससे हम लोगों को रीयूज करते हैं, मतलब उसका हम लोग रिसाइकिल की तरह यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं रिकवर करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं 4R के अंतर्गत ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। जैसे कि हम लोग सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं, तो सेक्शन बी में आप लोगों को क्या दिया है। तो इसमें आप लोगों को पता ही थे कि 5 क्वेश्चन दिया था, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर का होता है, जिस हिसाब से आप लोगों का 20 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। तो हम लोग सीधे बात करते हैं कि इसमें अब पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दिया है सिंचाई को परिभाषित करें और सिंचाई के विभिन्न तरीकों को गिनाएं, बौछारी सिंचाई के गुण दोष भी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिंचाई होती क्या है। सिंचाई होती क्या है, जैसे हम लोग कह सकते हैं ना कि किसी भी क्रॉप को, किसी भी सॉइल को आर्टिफिशियली तरीके से इरिगेशन करना, यानी कि पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी में कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली तरीके से पानी देना, ठीक है, खासकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे हम लोग क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन की हम लोग बात करते हैं इसके मेथड के बारे में, इसमें दिया है ना परिभाषित करें सिंचाई के विभिन्न तरीकों को लिखना आता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसे आता है सरफेस इरिगेशन, ठीक है, फिर आता है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे टाइप देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को लिखना है क्या, मेरिट और डीमेरिट, मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन के मेरिट लिखना है और डीमेरिट लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग इरिगेशन जानते ही हैं, तो मेरिट की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि वाटर इफिशियंसी इसकी अच्छी होती है, किससे हम लोग करते हैं अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं तो। यूनिफॉर्म क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इसका, ठीक है, कवर्स लार्ज एरिया
इविली होता है, ठीक है। सस्टेनेबल या फिर अनइवन लैंड का भी उपयोग हम लोग कर पाते हैं। लेबर सेविंग भी होता है, ठीक है। फर्टिगेशन पॉसिबल होता है इसके वजह से। कैन बी यूज भी अप्लाई फर्टिलाइजर, ठीक है। वही हम लोग डीमेरिट की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट, मतलब ज्यादा पैसा लगता है इसको। विंड इफिशियंसी होती है। एपोरेशन लॉस होता है, मतलब सॉइल की नमी भी लॉस होती है। और एनर्जी डिपेंड होते हैं। ये इसके डिमेरिट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आप समझे रहेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप लोग जाएंगे तो और अच्छे से लिख के चले। इसमें दिया है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर। तो आप लोगों को बी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, फास्फोटिक फर्टिलाइजर इन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फास्फोरस कंटेंट एंड सप्लीमेंट्री हेयर एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिसमें फास्फोरस तुरंत पौधे में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट होते हैं, ट्रिपल सुपर फास्फेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बात करते थे, जो साइट्रेट घुलनशील फास्फोर उर्वरक जैसे कि कमजोर एसिडिक होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को क्लासिफिकेशन आप लोगों को बहुत तरह का से, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि तीसरे की हम लोग बात करते हैं, इंसोल्यूबल फास्फोटिक फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे कि रॉक फास्फेट होते हैं, बोन मील होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है इसका क्लासिफिकेशन। तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा तभी इसको आप लोग लिखिएगा, अन्यथा आप लोगों का नंबर छूट जाएगा। सी नंबर की हम लोग बात करते हैं, सिंचाई की सारणी बनाने की विभिन्न विधियों को उपयोग करना। जैसे कि मेथड हम लोग को क्या है इरिगेशन के, उसके लाभ क्या क्या है, ठीक है। मेथड क्या क्या हो जाएंगे, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो इरिगेशन के बारे में आप लोग को मैंने बताया था क्या होती है, उसके समय सीमा की हम लोग बात करते हैं। मिट्टी में जब नमी होती है, ठीक है, उस समय हम लोगों को इरिगेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मिट्टी में नमी की निश्चित स्तर तक हो जाए तो सिंचाई करें। मतलब मिट्टी में जो नमी होती है वो अगर निचली सतह पे चली जाए या फिर उसमें कहें तो कम हो जाती है, ताकि हम लोगों का इरिगेशन मतलब जो हम लोग क्रॉप लगाए हैं उसमें अगर अच्छी से नहीं हो पाती है, तब हम लोग को इरिगेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसके क्या है मेथड के बारे में लिखना है। तो जैसे कि आता है पहला, सॉइल मॉइस्चर डिपेंडिंग मेथड। उसके बाद आता है दोस्तों क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज मेथड। जब दाना बनने लगते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को देना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजिकल मेथड होता है, ठीक है, वाष्पोसर्जन जब अधिक होने लगती है तब हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पैन इवोरेशन मेथड, मतलब पैन वाष्पीकरण आधार पे सिंचाई करें, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं क्रॉप वाटर स्ट्रेंथ मेथड होता है, ठीक है। जैसे कि क्रॉप जब पौधे तनाव दिखाई देने लगती है, पत्तियां सूखने लगती हैं, तब हम लोगों को इरिगेशन करना चाहिए। अब आ जाते हैं विचारधारा को परिभाषित करें। गेहूं की विचारधारा की विशेषताएं लिखें। डिफाइन आइडियोटाइप, गिव द कैरेक्टर्स ऑफ वीट आइडियोटाइप। देखिए आइडियोटाइप के बारे में पहले हम लोग जानते थे कि आइडियोटाइप होता क्या है। आइडियोटाइप का मतलब होता है दोस्तों कि खरपतवार, सॉरी, जिसे आइडियोटाइप का मतलब होता है कि आदर्श विशेषताएं जो प्रतिस्पर्धा अस्थाई को नियंत्रित करने में कठिन बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आइडियोटाइप कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आइडियोटाइप का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान जाइए। तो आइडियोटाइप का मतलब होता है विशिष्ट लक्षणों, क्या, विशिष्ट लक्षणों, जैसे कि उपज, रोग प्रतिरोधक या अनुकूल क्षमता को तैयार की गई नई किस्में। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ना कि रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, इसमें सहनशीलता ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज्यादा है, अनुकूल क्षमता है, थोड़ा सा कम भी पानी रहेगा तो समझा कि इसमें डिजीज पेस्ट कम लगेंगे। ये सब होती है, जैसे कि हाई इल्ड होते हैं इसमें, ठीक है, स्ट्रेन टोलरेंट होते हैं,
एडाप्टेबिलिटी होती है, ग्रेन की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे कि वैरायटी की हम लोग बात करते हैं तो ये HD 2967 इसकी वैरायटी हो जाती है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि आगे की ओर हम लोगों का क्या क्या क्वेश्चन है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि किन्हीं दो पे संक्षिप्त हम लोगों को क्या करना है, मतलब इसमें आप लोगों को देख रहे हैं कि ई वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में दो किसी संक्षिप्त टिप्पणी करना है और साइड सॉरी राइट शॉर्ट नोट्स एंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग द फॉलोइंग। मतलब इसमें से आप लोगों को तीन तो दिया, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग दिया है, बायो फर्टिलाइजर दिया है, INM के बारे में दिया है। जैसे मिक्स्ड फार्मिंग की हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसमें देख लीजिए आप लोग तीन तो दिया है, सब आसानी है, बस आप लोग को देना लिखना है। तो मिक्स की हम लोग बात करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, एक किसी प्रणाली जिसमें एक खेत में फसलों के साथ हम लोग क्या करते हैं, पशुपालन किया जाता है, जिससे कई आय स्रोत मिलते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जैसे कि हम लोग एक फील्ड पे, चाहे एक फील्ड की हम लोग बात कर लेते हैं, एक फील्ड पे हम लोग क्या क्रॉप भी लगाते हैं, उसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग मिक्स फार्मिंग करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग अलग होती है और फार्मिंग अलग होती है। ये हम लोगों का मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में पूछा है, तो वही कह सकते हैं फसलों के साथ साथ हम लोग पशुपालन करना ही मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। उसके बाद आता है दोस्तों की बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर तो आप लोग सभी जानते हैं कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि बीजाणु, फंगी, सूक्ष्म जीव वाले प्राकृतिक पदार्थ जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोबैक्टीरिया, फास्फोरस, घुलनशील जीवाणु होते हैं, जो कि हम लोगों को क्या करते हैं, फायदा होते हैं, जो कि जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों INM। इसके हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट होता है। यानी कि हम लोग कहते हैं टिकाऊ कृषि के लिए जैविक, अजैविक और जैविक इनपुट का संयोजन, जिसे हम लोग कहते हैं INM। इसके बस आप लोगों को फुल फॉर्म के बारे में लिख के चले आना है। उसके बाद सी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 400 शब्दों में आप लोगों को इसको लिखना होता है। तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए की हम लोग बात सेक्शन सी की तीसरा का ए क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन, विभिन्न आवश्यक पौध पोषक तत्वों और उनकी उपलब्धता के स्वरूप का वर्णन करें। नाइट्रोजन और फास्फोरस के कार्य और कमी के लक्षणों का वर्णन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को, जैसे कि हम लोग को पता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हम लोगों को आवश्यक होते हैं पोषक तत्वों की भर पूरी करने के लिए। मतलब आप लोग को 17 एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि प्लांट के लिए आवश्यक होते हैं, नीड होती है प्लांट की 17 एलिमेंट्स की। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मोलिडेनम, क्लोराइन, नाइट्रोजन की इसमें बारे में हम लोगों को नाइट्रोजन की इफिशियंसी के बारे में, डिफिशियंसी और इसके सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को देखने को लिखना है। यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। 17 एलिमेंट के बारे में आप लोग को पता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, ये आवश्यक होते हैं प्रोटीन, क्लोरोफिल और एंजाइम का हिस्सा बनने में। फंक्शन की हम लोग बात करते हैं तो प्रोमोटिंग वेजिटेटिव ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेटिक होते हैं। वही हम लोग डिफिशियंसी की बात करते हैं तो पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, येलो होने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों कि फास्फोरस की हम लोग बात करते हैं। फास्फोरस की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को देखने को कि जो फंक्शन होते हैं इसके, रूट ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, एनर्जी, ATP सब अच्छे हो जाते हैं। वही हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी सिस्टम की, क्या होती है, पर्पलस लीफ हो जाती है, जो उसके कलर होती हैं पत्ती की पर्पल कलर के हो जाते हैं, और पुअर रूट ग्रोथ होता है, मतलब उसकी जो रूट का ग्रोथ होता है वो आप लोगों को रुकने लगती है, और डेली मेच्योर होती है, मतलब डेली मतलब आप लोगों को लेट हो जाता है क्या करने में, उसके ग्रोथ को, रूट के ग्रोथ को
होने में। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं कि दोस्तों आगे की तरफ हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। बी वाला क्वेश्चन दिया था, जल उपयोग क्षमता के इसके प्रकार का वर्णित करें और फसलों के जल उपयोग क्षमता को परिभाषित करने के लिए कारकों का व्याख्या करना है। तो इसके बारे में हम लोगों को क्या दिया है, जैसे कि वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, जिससे कि हम बता देते हैं। फसल की उपज और पानी के उपयोग वाष्पोत्सर्जन का अनुपात या मापता है कि फसलों की पानी कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग किए जा सकती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्रॉप वाटर इफिशियंसी, ठीक है, पर यूनिट वाटर यूज होता है। और आता है फिजियोलॉजिकल यूज इफिशियंसी, जैसे कि बायोमास प्रोडक्ट्स पर यूनिट वाटर ट्रांसफरेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की, जैसे क्लाइमेट, सॉयल, सॉयल के टाइप हो गया, इरिगेशन मेथड हो जाता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्लोड इरिगेशन, क्रॉप की वैरायटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में भी, यहाँ पे प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में आप लोग जान गए। उसके बाद सी नंबर आता है न्यूनतम न्यूनतम जुताई और शून्य जुताई के बीच अंतर कीजिए। फसल उत्पादन के न्यूनतम जुताई के गुणों को बताइए, मतलब डिफरेंट बिटवीन रिड्यूस टिलेज एंड जीरो टिलेज, गिव द मेरिट्स ऑफ मिनिमम टिलेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें आप लोगों को देखना है कि जो क्या नाम है आप लोगों का टिलेज और जीरो टिलेज, आप लोगों को डिफरेंट लिखना है, मतलब अंतर लिखना है कि जीरो टिलेज क्या होता है और मिनिमम टिलेज क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं टिलेज के बारे में। देखिए, मिनिमाइज सॉइल डिस्टरबेंस बाय रिड्यूसिंग प्लोइंग डेप्थ efficiency सम सॉइल डिफरेंट ऑकर्स, मतलब इसमें आप लोगों को देखेंगे कि जो टिलेज होते हैं इसमें आप लोगों को गहरी जुताई भी करनी होती है, मतलब मृदा के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना पड़ता है। वहीं जीरो टिलेज की हम लोग बात करते हैं जिसे हम कहते हैं नो टिलेज। क्या करते हैं? नो टिलेज, मतलब आप लोग सीड का प्लांटिंग कर देते हैं और बिना सॉइल को छेड़छाड़ किए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं जुताई, तो आप लोग देखेंगे रोटावेटर चलाते हैं, नौहरवा चलाते हैं, ठीक है, ठीक है, वो क्या करते हैं पूरे नीचे तक मिट्टी को क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं। ठीक है, वो आप लोगों का टीलेज हो जाता है। वहीं जीरो टीलेज की हम लोग बात करते हैं जिससे कि मिट्टी को बिना छेड़े हम लोग क्या करते हैं ऊपरी सतह से ही जहां सीड डालना है बस वहीं पे आप लोग मतलब मिट्टी की खुदाई करेंगे और वहीं पे मिट्टी सीड को डाल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जीरो टिलेज कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसके मेरिट की हम लोग बात करते हैं, मतलब इसके एडवांटेज की हम लोग बात कर लेते हैं जीरो टिलेज के, मिनिमम टिलेज के, सॉरी। तो वाटर कंजर्वेशन देखने को मिलता है, यानी कि रिड्यूस इरोजन देखने को मिलता है, मॉइस्चर कॉस्ट सेविंग देखने को मिलता है। ठीक है, लोअर फ्यूल लेबर मशीनरी कॉस्ट, सॉइल हेल्थ इंप्रूव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर, टाइम सेविंग, ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट। तो ये था दोस्तों हम लोगों का आज का पेपर, और तो अब तो आगे कुछ है नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के सारे क्वेश्चन हल भी हो गया है। तो अब अगर आपका एक भी डाउट अगर इससे क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट में करिएगा, कमेंट में आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो एक चीज बताना भूल गया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग आप लोग चाहेंगे कि 2024 का भी पेपर मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। 23 का भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज, इस एग्रोनॉमी जो क्लास है आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा क्लास अपलोड हो चुका है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे विजिट करिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के सभी क्लासेस मिल जाएंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी मिल जाएंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, डाउट क्लास है, वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो हम यही दोस्तों कहेंगे आप लोगों से, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे नए जुड़े हैं तो आप लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो क्लियर
हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।